Hello everyone, welcome to the lecture 6 of Chanakya batch skill development and vocational training. हम ऑलरेडी लेक्चर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 6 में सबसे पहला टॉपिक हम आज देखने जा रहे हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये हम बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो डिफरेंट बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ एमपी। तो ये अगली बॉडी है अगला प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इसकी बात करें इनिशियली सेटअप इन 1970। इनिशियली सेटअप इन 1970। क्या रोल था तब उसका? प्री मेडिकल टेस्ट, जिसे नीट का नाम से आज जानते हैं ना, वही 1970 में इसे प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड के लिए ये ओपन एमपी में खोला गया। फिर 1981 में एक और बोर्ड की स्थापना होती है, प्री इंजीनियरिंग बोर्ड कंस्टिट्यूटेड। और 1982 में इन दोनों बोर्ड को अमलगमेट कर देते हैं। बोथ बोर्ड्स amalgamated, named as PEB। तो PEB जो आज के टाइम पे एग्जिस्टिंग है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन एमपी, ये 1982 में आफ्टर अमलगमेशन ऑफ द प्री इंजीनियरिंग बोर्ड एंड द प्री मेडिकल टेस्ट ये बना। इसके बारे में और पॉइंट्स हम आगे अभी समझते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सेल्फ फाइनेंस्ड ऑटोनोमस बॉडी बॉडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि ये एक्ट के थ्रू बनी है। एमपी पहले तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू बन गई थी, बाद में इसको स्टेटस स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला है? इन 2007 आफ्टर एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एक्ट ऑफ 2000 पास्ड बाय द विधानसभा ऑफ द एमपी। तो ये याद रखने वाली बात है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला कब मिला? ये एक्ट पास हो, पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू ही ये बनाई गई बॉडी थी। इसका मेन काम क्या है? एडमिशन टेस्ट टू डिफरेंट एग्जाम्स। मेन काम इसका एडमिशन टेस्ट करना डिफरेंट एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा कोर्सेस इन इंजीनियरिंग, बीटेक, बीएड, बी फार्मा एटसेट्रा। बहुत सारे और भी कोर्सेज कराते हैं। मेन पर्पज क्या है इसका ये समझते हैं। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, इस पूरे
बोर्ड का मेंबर्स सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एमपी गवर्नमेंट, इसके मेंबर होते हैं। इससे ज़्यादा इसमें और जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। आगे हम बात करते हैं अगली जो बॉडी है AFRC। AFRC दैट इज एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी। अगेन इसके बारे में अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी बॉडी with quasi judicial power. Quasi judicial power means just like a judicial power but not exactly judicial, मतलब दोनों हैं। judicial means administrative power भी है and judicial power भी है। quasi judicial power मतलब किसी पर्टिकुलर वर्डिक्ट पे ये कुछ दे सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर कोई इश्यू चल रहा है उस पर वर्डिक्ट दे सकते हैं, और इनका वर्डिक्ट एज ए जो सिविल कोर्ट की तरह जो उसके ऑर्डर होते हैं ऐसे ये ट्रीट किया जाएगा। तो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर इसके जुडिशियल पावर भी है, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्वासी जुडिशियल पावर। ये सेटअप कब हुई है? स्टेचुटरी तो किसी एक्ट के थ्रू हुई होगी। सेटअप अंडर एमपी निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था अधिनियम 2007। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी साल में ये स्टैट्यूटरी बॉडीज का स्टेटस इसको मिला, कब सेटअप हुई और स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है, तो मीन्स ये बाय एक्ट एनी एक्ट ऑफ विधानसभा पास हुई है। अगर इसके इट इज हेडेड बाय ए चेयरपर्सन, एक इसका चेयरपर्सन होगा एंड 4 अदर एक्सपर्ट्स। तो टोटल कितने मेंबर बॉडी है ये? 5 मेंबर बॉडी है, एक चेयरमैन एंड 4 अदर एक्सपर्ट्स। जो 4 एक्सपर्ट कौन कौन से फील्ड से होंगे? उनमें एक होगा आपका फाइनेंस के फील्ड से, दूसरा बंदा होगा लॉ के फील्ड से, तीसरा होगा टेक्निकल फील्ड से, और चौथा बंदा होगा टेक्निकल एजुकेशन एंड चौथा बंदा होगा मेडिकल एजुकेशन। तो कितने मेंबर बॉडी है ये? AFRC कितने मेंबर बॉडी है? इट इज अ 5 मेंबर बॉडी। इसमें से एक क्या है उसका चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स, 4 मेंबर्स एज एक्सपर्ट्स। ठीक, आगे इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। जो AFRC है have all powers of a civil court under code of civil procedure 1908। वही जो बात है कि अगर किसी इश्यू पे वर्डिक्ट देते हैं तो उनका जो डिसीजन होगा ये सिविल कोड के ऑर्डर की तरह होगा, जो बाइंडिंग होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के
अकॉर्डिंग। अदर अगर इसके मेजर फंक्शन की अगर हम बात करें कि करती क्या है, जनरल सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ एडमिशन प्रोसेस and for fixation of fees to be charged from the candidates seeking admissions in private professional educational institutions। कहने का मतलब क्या हो गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसके थ्रू इसका काम क्या है, जनरल सुपरविजन करना, गाइडेंस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, उसको गाइड करना एडमिशन प्रोसेस को, एंड फॉर फिक्सेशन ऑफ द फीस, क्योंकि फीस को भी देखती है कितना फीस होना चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन। जो गवर्नमेंट का तो फिक्स होता है, प्राइवेट वाले कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को टॉर्चर करके कुछ ज़्यादा पैसे ले रहे हों, तो इन सबको ये यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। ये हमने AFRC के बारे में देखा। अगली बॉडी के बारे में देखते हैं, दैट इज CRISP। CRISP पहले इसका फॉर्म समझते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। कहाँ पे है इसकी ऑफिस, भोपाल। कब इस्टेब्लिश हुई है, 1997 में, एज ए सोसाइटी अंडर द इंडो जर्मन टेक्निकल कॉपरेशन एग्रीमेंट। देखो इस्टेब्लिश कब हुई है, 1997 में, एज ए सोसाइटी अंडर इंडो जर्मन टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इंडिया का और जर्मनी का टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के तहत 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन भोपाल में एज ए सोसाइटी रजिस्टर हुई। मेन सेंटर की वो बॉडी जो इनलाइन कर रही है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेटर, इस बॉडी को वो है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, इम्प्लीमेंटेशनल पार्टनर जिसने ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया थ्रू द इंडो जर्मन टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो दोनों का एग्रीमेंट है, तो एक इंडिया की बॉडी होगी और एक जर्मन की बॉडी होगी। तो इंडिया से तो ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इंडिया से हो गया। और जर्मन से, जर्मन का डिपार्टमेंट
GTZ, that is German Technical Cooperation Agency। ये हो गया जर्मन का। तो इन दोनों ने पार्टनरशिप में ये काम 1997 में इसकी वजह से क्रिस्प करके जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। आगे और इसके बारे में समझते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन किसको टारगेट करती है, टारगेट क्या है इसका? ये स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस या डिपार्टमेंट्स को, इंडस्ट्रीज को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल सोसाइटी, इनको ये टारगेट करती है। ये इसके टारगेटेड लोग हैं। अगर हम क्रिस्प के बारे में जाने, इट हैज एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, which have sophisticated labs, in the field of industrial automation, mechatronics, ICT, production technology, etc. और हम क्रिस्प के बारे में जाने तो क्रिस्प is one the most preferred service provider in the area of technical vocational education and training। आगे और इसके बारे में जाने। इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिस्प: to provide training to the women and the people of the weaker sections for their skill development to improve their employability। तो ट्रेनिंग किसको? ट्रेनिंग वुमेन एंड वीकर सेक्शन को, जिससे क्या हो जाए, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंस हो जाए। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असिस्ट इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग। कैसे होगा, क्या असिस्ट करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग एवेन्यूज प्रोवाइड करते हैं। कैसे? टू अपडेट टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करेंगे इन न्यू इमर्जिंग एरियाज,
emerging areas. तीसरा, to improve the quality of teaching. Quality of teaching in polytechnics and training institutes. Next point, to improve the technical skill of working personnel to enhance productivity and entrepreneurship. यार ये आर द मेजर ऑब्जेक्टिव, इनको भी थोड़ा बहुत रटने की जरूरत नहीं है, एक एक बार बस देख लेना है क्या क्या है इसके, कभी कोई इंटरव्यू में फेस करे उसमें तो सीधा सीधा आप देखो इसके ऑब्जेक्टिव और ट्रेनिंग उनके सबके एक जैसे ही तो हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ये थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इस क्या क्या हमने कवर किया है इस पूरे उसमें। ये हमने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में बात की, जो इनिशियली सेटअप 1970 में प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड के नाम से, 1981 में प्री इंजीनियरिंग बोर्ड के नाम से, इन दोनों को मिक्स करके 1982 में क्या बना दिया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, और तब ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से डायरेक्ट बना था, जीओ से बना था, कोई एक्ट के थ्रू नहीं बना था। फिर बाद में इसको स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया थ्रू द MPPEB एक्ट 2007 से। इसका काम एडमिशन टेस्ट फॉर डिफरेंट एग्जाम्स में लेना है, और मेंबर्स में इसके सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। आगे एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी, इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, उसमें एक चेयरमैन भी होता है और वो हेड होता है उसका पूरी कमेटी का, और 4 जो मेंबर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे फाइनेंस, लॉ, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्वासी जुडिशियल पावर भी अपने एंटरटेन करती है, और सेटअप हुई है MP निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था अधिनियम 2007 में। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जुडिशियल जुडिशियल है, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अनुसार उसको सिविल कोड की तरह काम करती है। वही है जनरल सुपरविजन गाइडेंस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस फॉर द फिक्सेशन ऑफ द फीस टू बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द प्राइवेट पर्सनल, उसमें ये इतना लगती है। फिर हमने क्रिस्प के बारे में देखा, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ प्रोफेशनल, ये लोकेटेड इन भोपाल है, एस्टेब्लिश 1997 में हुआ है। सोसाइटी अंडर द इंडो जर्मन टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट, सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो ये रेगुलेटर है, इसका सेंट्रल रेगुलेटर। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर DT जो हमारा डिपार्टमेंट है MP का, और GTZ जर्मन का टेक्निकल कोऑपरेशन एजेंसी कब स्टेब्लिश हुई, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हमने देखा कि इसका टारगेट कौन कौन इनको टारगेट करता है, किस किस के लोगों को ये टारगेट करता है। स्टेट गवर्नमेंट के उन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया, डिफरेंट ट्रेनिंग दे दिया, क्योंकि इसके पास हाई क्लास लैब्स और वर्कशॉप अवेलेबल हैं। इंडस्ट्रीज, एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट, ये सब होता है। और ये एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इस सोफिस्टिकेटेड लैब इन द फील्ड ऑफ ये इंडस्ट्रियल ICT, ये सब। इसमें तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड सर्विस प्रोवाइडर द एरिया ऑफ TVT में सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये काम करती है। ये ऑब्जेक्टिव हमने ये सारे देख लिए। तो अगले लेक्चर में हम डिफरेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो गई इसकी, जितनी भी बॉडी थी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट की इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। थैंक यू।